Well, hello and good morning to all of you, and welcome to a video tutorial of Diploma in Physiotherapy. And in this video tutorial, basically we will discuss about some basic commodities and equipments and types of different type of instrument that we basically use in physiotherapy. As we know that physiotherapy is an important part of exercise, and basically it is related to the orthopedics. और जो भी ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड पेशेंट्स वगैरह आते हैं जिनकी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इन डिफरेंट तरह की फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके उनको हम लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ वगैरह देते हैं। तो बेसिकली इन दिस वीडियो विल डिस्कस दोज थिंग्स कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऑफिस इक्विपमेंट्स, सबसे पहले तो आता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एक ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो होने चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट्स, जो कि एक फिजियोथेरेपी का अगर कोई सेंटर है तो उसके अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स, जैसे कि डेस्क हो गई, ठीक है, डेस्क होना चाहिए ताकि जो पेशेंट आ रहे हैं वो उस पर बैठे आराम से आके, चेयर्स वगैरह रहे, वेटिंग रूम के फर्नीचर्स वगैरह रहें, कि एक मेन आपका जो वर्किंग एरिया है तो वर्किंग एरिया के बाहर एक आपका वेटिंग रूम होना चाहिए जिसके अंदर तमाम ठीक ठाक फर्नीचर्स वगैरह रहने चाहिए, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं या जिनको भी एक्सरसाइज वगैरह करवानी है या प्रॉब्लम है वो उस पर आराम से बैठ कर वेट कर सकें। उसके बाद डोर मैट वगैरह भी होनी चाहिए सैनिटाइजेशन के लिए और हाइजीन के लिए, ताकि बाहर से जो पेशेंट आ रहे हैं वो अपना जो पैर है उसे वहाँ पे डस्ट करके अंदर एंटर करें। डिफरेंट तरह की क्लीनिंग सप्लाइज़ वगैरह, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह हो गए, फिनाइल वगैरह है, लाइजॉल है, क्लीनिंग सप्लाइज़ रहे, आजकल सैनिटाइज़र वगैरह और डिसइंफेक्टेंट और हाइड्रोजन परऑक्साइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल कोरोना केस में, तो ये सब भी होने चाहिए। इसके साथ साथ ट्रैश कैन हो गया, बैग हो गया, यानी कि डस्टबिन वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें मतलब कि वहाँ पे ख़राब निकल रही हैं इस फिज़िकल एक्सरसाइज के वक्त, जो भी चीज़ें जो हैं जो डिस्कार्ड की जा रही हैं उसे हम लोग ट्रैश में डाल सकें। इसके अलावा एक कंप्यूटर भी होना चाहिए। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। ऑलमोस्ट हर फील्ड में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और हर फील्ड में कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर के साथ उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता हो अगर फिजियोथेरेपी का, तो वो भी हो। उसके साथ हार्डवेयर वगैरह भी जो है वो होना चाहिए ठीक ठाक। EMR होना चाहिए। EMR होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी पर्टिकुलर पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह जो है वो फीड करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग EMR। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है जिसके थ्रू पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ कौन सा पेशेंट जो है वो कब आया, उसका नाम क्या है, एज क्या है, क्या सेक्स है, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो EMR के थ्रू रखा जाता है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी होना ज़रूरी है, हर जगह होता है। जितने भी इस तरह की हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जो कि बिलिंग वगैरह के लिए काम आता है, तो वो होना चाहिए। फाइलिंग कैबिनेट, आपकी जो फाइल तैयार होगी उसके लिए एक पर्टिकुलर कैबिनेट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग फाइल वगैरह अपनी स्टोर कर सकें, रख सकें। इसके साथ साथ पेशेंट के चार्ट मटेरियल वगैरह होने चाहिए जिससे पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके हम लोग। अगर वेटिंग रूम में पेशेंट बैठा है तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर चार्ट वगैरह लगा हो जिसको पेशेंट जो पढ़े खुद पढ़ सके, इजी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हो, जिसको पेशेंट पढ़ के वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सके। इसके अलावा फैक्स मशीन हो गया, स्कैनर हो गया, फ़ोटोकॉपी मशीन जो है ये भी होना चाहिए। आजकल तो कॉम्बो प्रिंटर आ रहा है, उसके अंदर फ़ोटोकॉपी स्कैन करके स्कैनर भी लगा होता है, उसी से ज़ेरॉक्स भी हो जाता है और उससे प्रिंट आउट भी निकल जाता है। तो ये सब होना चाहिए। सपोज़ आप कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो अपनी आईडी देता है कि भाई ये मेरी आईडी है, ये आधार कार्ड है या DL है, तो सपोज़ आपको उसका ज़ेरॉक्स करना है, तो ऐसा ना हो कि आपको लेकर इधर उधर भागना पड़े, आप ज़ेरॉक्स करके उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उससे ईज़िली कलेक्ट कर सकें। इसके अलावा एक लॉन्ड्री का भी सेपरेट इंतज़ाम होना चाहिए। वॉशर हो गया, ड्रायर हो गया, जहाँ पे हम लोग जो भी इस तरह के क्लोथिंग वगैरह हैं अगर वो गंदे हो रहे हैं, जैसे पेशेंट को लेटा के एक्सरसाइज करवाया जाता है तो उसमें टॉवल वगैरह होते हैं या क्लॉथ वगैरह होते हैं या फिर बेडशीट है, वो सब गंदी हो जाए तो उसे धोने का इंतज़ाम होना चाहिए। साथ में रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव भी होना चाहिए। कमोडिटीज़ में आता है, एसेंशियल इक्विपमेंट्स में, कि एक होना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है। कॉफ़ी मेकर बोला गया है कि कॉफ़ी मेकर रहेगा तो उससे ये रहेगा कि अगर पेशेंट के लिए लगा हुआ है तो चलो पेशेंट भी उसमें से कॉफ़ी वगैरह ले सकता है, बाकी जो स्टाफ्स होते हैं वो भी जो है कॉफ़ी उसके अंदर से लेकर और थोड़ा सा मूड अपना फ्रेश कर सकते हैं।
किचन हो, एक कोई ब्रेक रूम सप्लाईज हो जिसमें सामान जो है अगर वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, टूट फूट गया है, सपोज़ कोई मशीन वगैरह है वो टूट गई है या वर्क नहीं कर रही है, तो उसे हम लोग ब्रेक रूम के अंदर रख दें ताकि बाद में फिर उसे देख लिया जाए, सही कर लिया जाए। इसके अलावा किचन भी होना चाहिए ताकि कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह प्रिपेयर करने के लिए सारी कमोडिटीज़ हो गई। बिज़नेस स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टेपलर हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गई, स्केल हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी भी कॉमन स्टेशनरी के सामान हैं ये वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। इसके साथ साथ रेफरल पैड्स क्या होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर रेफरेंस दिया होता है। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको उस पेशेंट को रेफ़र करना है किसी और डॉक्टर को, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पैड डिज़ाइन किया जाता है, रेफरल पैड कहते हैं उसको। तो उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भर के और आप उसे रेफ़र कर सकते हैं कि आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या वहाँ पे बेटर है वहाँ कर लीजिए। बिज़नेस कार्ड में आपका आता है विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, जैसे कोई पेशेंट है उसको आप अपना कार्ड दे दीजिए कि भाई ये मेरा कार्ड है, फ़लाना डॉक्टर XYZ, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट लिखा हुआ है, ताकि वो उस कार्ड के थ्रू वो और लोगों को भी बता सकें कि हाँ भाई कोई डॉक्टर XYZ है, वो बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। इसके अलावा ब्रोशर वगैरह होना चाहिए जिसके अंदर तमाम टेक्निक्स वगैरह हो और हेल्दी हैबिट्स वगैरह लिखे हो, हाइजीन के बारे में लिखा हो कि हाँ क्या चीज़ है, या फिर बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब लिखा हो। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि हमारे ऑफ़िस मैनेजर जो हमारे ऑफ़िस मैनेजर होते हैं उनसे हम कांटेक्ट करके और उनसे भी कुछ हम लोग आइडियाज़ जो हैं वो कैप्चर कर सकते हैं कि अपने चीज़ों को बेटर करने के लिए हम क्या करें। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें कमोडिटीज़ वगैरह थी जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज आ फिज़ियोथेरेपिस्ट के तौर पर, अगर हम लोग अपना कोई पर्टिकुलर सेंटर वगैरह जो है वो सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइसेस फॉर टेस्ट एंड मेज़र। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें डिवाइसेस हम लोग तमाम तरह के यूज़ करते हैं जो कि हम लोग टेस्ट और मेज़र करने के लिए तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह को यूज़ करते हैं। तो जिसके अंदर आता है गोनियोमीटर्स हो गया, टेप मेजर है, ग्रिप डायनोमीटर हो गया, मैनुअल मसल टेस्टिंग डायनोमीटर है, रिफ्लेक्स हैमर आता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, ब्लड प्रेशर कफ, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, वीडियो एनालिसिस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा FCE टेस्टिंग इक्विपमेंट या फिर सिस्टम। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं जो ऑलमोस्ट एक फिजियोथेरेपी के सेंटर पे या एक फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए और इन चीज़ों का यूज़ भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे यूज़ होता है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच इक्विपमेंट। अच्छा, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें इन अ ब्रीफ। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया है कि किस चीज़ को कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, किस कंपनी का आता है और कितनी तरह का आता है, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या उसके अंदर एरर्स आती हैं, कैसे उसका प्रोसीजर है, ये सब हमने इसमें नहीं डिस्कस किया है। बेसिकली हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू शुड नो ऑल दीज इक्विपमेंट्स, अबाउट ऑल दिस इक्विपमेंट, कि दीज इक्विपमेंट्स आर बीन यूज्ड इन अ फिजियोथेरेपी सेंटर एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, पहला जो है इसको हम लोग कहते हैं गोनियोमीटर्स। जो फर्स्ट है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर क्या होती है, एक सेकेंड, पहला जो है वो है गोनियोमीटर। अब जैसे आपको देख कर ही पता लग रहा होगा कि ये देखो ये क्या है, ये एक हाथ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक मेजरिंग स्केल है जिसके थ्रू ये मेज़र कर रहे हैं इसका एंगल। वैसे ही यहाँ पे भी पैर है, मतलब ये हमारी एल्बो हो गई, सॉरी एल्बो कह रहे हैं, नी है, और नी के अंदर जो नीचे वाला हमारा लोअर लेग है और जो अपर लेग है यानी कि थाई है, उसके बीच का ये एंगल मेज़र कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर एंगल की रिकॉर्ड करती है, उसकी मेजर करती है कि कोई अगर चीज़ है तो क्या वो सही एंगल में है कि नहीं। तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे एल्बो का या फिर हमारे ये नी का जो मूवमेंट हो रहा है, उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, उतने एंगल पे वो खुलता है, उतने एंगल पे बंद होता है। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो है इसके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं। और इसी मतलब कि जो साइंस या आर्ट हम लोग कहते हैं कि जो जॉइंट्स के हम लोग एंगल को मेज़र कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं
गोनियोमेट्री कहते हैं, जिससे हम लोग बेसिकली मेज़र करके देखते हैं कि अच्छा कोई पेशेंट आया है तो क्या उसका जॉइंट जो है वो पूरी तरह से सही तरह से इस तरह से काम कर रहा है, जैसे मुड़ना चाहिए मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। ये बेसिकली हम लोग गोनियोमीटर्स के थ्रू जो है वो पता करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इक्विपमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट है टेप मेजर्स। टेप मेजर्स आपको पता ही होगा, होता क्या है कि ये भी टेप मेजर जो है वो अलग अलग वेरियस लेंथ का और अलग अलग उसके अंदर फीचर्स होते हैं, मेजरमेंट्स की मार्किंग होती है, सेंटीमीटर इंचेस में तमाम तरह के आते हैं। बेसिकली 4 टाइप के जो टेप मेज़र होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आता है, एक आता है केस, एक होता है लॉन्ग या फिर ओपन रील टेप कहते हैं, एक डायमीटर डी टेप होता है और एक स्विंग टेप होता है। बेसिकली 4 तरह के टेप यूज़ करते हैं। और एक क्लासिक जो 25 फीट का मेजरिंग टेप होता है वो बेसिकली क्या होता है कि घर के अंदर हम लोग इसे या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इसे यूज़ करते हैं। तो मेजरिंग टेप पता ही है, इससे तमाम चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखेंगे, इसके अंदर क्या है कि स्टर्नम जो है यानी कि जो हमारी रिब है वहाँ से इंटरकोस्टल मसल्स के बीच का जो मेज़रमेंट होना चाहिए, जो एक एवरेज है, वो मेज़र कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर चेस्ट का गर्थ वगैरह मेज़र करने में भी हेल्प किया जाता है। और इसके अलावा जैसे वेस्ट वगैरह हो गई या फिर तमाम जगह का, जैसे सपोज़ करिए कि अगर आपकी जो रिब केज, अगर रिब केज जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, रिब केज अगर डिस्टर्ब हो गई है, जैसे आगे पीछे हो गई है, तो हम मेज़र करेंगे तो उससे हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि अच्छा इतनी होनी चाहिए पर इंजरी के बाद इतनी हो गई है, यानी कि डिफेक्ट है कुछ ना कुछ। तो ये बेसिकली मेज़र टेप जो है एक एसेंशियल कमोडिटी है फिजियोथेरेपी के लिए। नेक्स्ट आता है हैंड ग्रिप डायनोमीटर्स। तो हैंड ग्रिप डायनमोमीटर्स क्या होते हैं? हैंड ग्रिप डायनोमीटर्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो 4 आर्म होते हैं, हमारी जो ये है मसल्स है जिसको हम लोग ये ग्रिप है जिसको हम लोग कहते हैं फिस्ट, इसकी हैंड ग्रिप जो है, हैंड ग्रिप की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। ये मेज़र करते हैं कि जैसे क्या होता है कि जैसे अक्सर जो एथलीट्स वगैरह होते हैं तो उनकी हैंड ग्रिप, जैसे तमाम तरह की स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे जैवलिन थ्रो हो गया जिसमें वो डंडा फेंकते हैं लेके, बाकी शॉट पुट हो गया, और बाकी डिस्कस थ्रो होता है जिसमें वो ऐसी गोल सी सॉसर होती है उसे वो फेंकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली स्ट्रेंथ मेज़र करता है कि भाई मेरे ग्रिप की, मेरे फिस्ट की, इस मुक्के की मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना हाथ में मेरे जान है। तो ये बेसिकली मेज़र करता है। और बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स के अंदर यानी कि फिजियोथेरेपी के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है कि जैसे बहुत सारे तमाम बीमारियां होती हैं जिसके अंदर क्या होती है, जो हैंड ग्रिप होती है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है बॉडी की। तो अगर हैंड ग्रिप जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो आदमी क्या है ना, अपने हाथ को ऐसे बंद कर नहीं पाएगा, नहीं खोल पाएगा। तो इन दैट केस इसको यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर बंदा है जिसको प्रॉब्लम हुई है वो अपने हाथ को कितना ताकत लगा पा रहा है अपने हाथ पर। तो ये बेसिकली हम इससे मेज़र करते हैं, जिसको कहते हैं हैंड ग्रिप डायनमोमीटर्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनुअल मसल टेस्टिंग डायनोमीटर। अब ये जो है, जैसे कि वो तो हैंड ग्रिप था, अब ये क्या है, ये मसल टेस्टिंग डायनोमीटर है। कि जैसे आप फिगर के अंदर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये इस मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो मेज़र कर रहे हैं। ये बाकी एल्बो के पीछे साइड में, मतलब रिस्ट के आगे पीछे जो है मेज़र कर रहे हैं। और इसको ये बेसिकली इस नाम से आता है लेफेटे हैंड हेल्ड डायनोमीटर, जिसको हम लोग मैनुअल मसल टेस्टर भी कहते हैं। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करते हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी के अंदर मसल्स और हड्डी का ही खेल है, मसल्स का खेल है, हड्डी का खेल है, जॉइंट का खेल है, कहाँ से कैसे मुड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो बेसिकली मसल्स के अंदर सपोज अगर पेन वगैरह है तो वहाँ की स्ट्रेंथ वगैरह मेज़र करते हैं कि कितना इसके अंदर फोर्स वगैरह लग रहा है, ताकि उससे बेटर हम पेशेंट्स को क्या करेंगे, वो कर पाएंगे, बता पाएंगे चीज़ें उनकी सही से मतलब ट्रीट कर पाएंगे। तो ये एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग डायनोमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेफ्लेक्स हैमर आता है। रेफ्लेक्स हैमर, अब रेफ्लेक्स हैमर क्या होता है कि देखा होगा क्या होता है कि ये देखने में इस तरह से होता है, अलग अलग शेप साइज़ का, इस तरह से ये मेटेलिक भी है और इस तरह से आता है। तो ये क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होता है जिसे एक फिजिशियन जो है, कोई डॉक्टर फिजिशियन जो है इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो टेंडन होते हैं, टेंडन का रिफ्लेक्स होता है। टेंडन का रिफ्लेक्स होता है जिसको बेसिकली हम लोग न्यूरोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो देखा होगा आपने ना, कभी कभार क्या होता है कि आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, आपको यहाँ एल्बो पे चोट लगी तो झटका लगता है, करंट जैसा लगता है ना, हल्के से लगेगा करंट लग गया इस तरह से। तो वो बेसिकली हम लोग इससे मतलब कि टेस्ट करते हैं, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स हैमर। जो क्या होता है कि इसके अंदर ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को जैसे उस पर्टिकुलर टेंडन जो होता है, टेंडन वाला जगह एक बोन टू बोन और बोन टू मसल्स जो कनेक्ट करता है,
तो एक टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। तो टेंडन जो जगह पे, उस जगह पे अगर हम उसे मारेंगे इस तरह से, तो क्या होगा मारने पर, तो जब हम उसको मारते हैं तो मारने से क्या होगा ना कि वहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स। तो अगर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो अगर सही वर्क कर रहा है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देगा। जैसे क्या होगा, अगर यहाँ एल्बो पे मारते हैं तो यहाँ पे ऐसे झटका लगेगा। तो इससे टेस्ट करते हैं कि क्या इनका दिमाग जो है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो इसकी टेस्टिंग करते हैं। और अगर नहीं काम करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स जो है वो नहीं जनरेट होगा। तो ये भी एक तरह से बेसिक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स हैमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर एक किट आती है, एक पर्टिकुलर किट होती है। उस किट के अंदर तमाम चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप हो गया, बाकी ये ऑप्टीमेट्री में यूज़ होता है, ये तो रिफ्लेक्स हैमर हो गया। इसके अलावा ये आँखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ईयर के अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ये सीज़र हो गई। तो ये क्या है कि ये न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या कि जैसे हमारे जो सेंसेस वगैरह हैं, सेंसेस को टेस्ट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इसलिए कि जैसे क्या है कि आदमी जो है वो सही से देख पा रहा है कि नहीं, कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं, उसको कलर ब्राइटनेस लेना है, सही से उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोल पा रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको स्मेल सही से आ रही है कि नहीं, हार्ट रेट सही से चल रही कि नहीं। तो ये सारे जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल पार्ट से जुड़ी हुई हैं, न्यूरॉन से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इसके थ्रू बेसिकली क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये इसकी पर्टिकुलर पूरी किट आती है, ये आपको मार्केट में बहुत ईजी से, मतलब ईजिली मिल जाएगी, आप इसे लेकर परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है ब्लड प्रेशर कफ। तो देखा होगा कि भाई मार्केट के अंदर दो तरह के ब्लड प्रेशर आते हैं, एक आपका डिजिटल आता है और एक आता है जिसके अंदर मरकरी वाला होता है, जो कि मैनुअल होता है। तो डिजिटल वाला जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें सिंपली कुछ नहीं करना रहता है। जो कफ होता है उसे अपने, मतलब कि आप अपने इसमें हाथ में इसे, जो बाइसेप वाला पोर्शन है यहाँ पे आप उसे टाई कर लीजिए। टाई करने के बाद आप जैसे ही उस बीपी मशीन को ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अपने आप प्रेशर क्रिएट होता है और वो आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिक बता देता है। एक तो ये मशीन आती है, ये मार्केट में अवेलेबल होती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। आई थिंक 1100-1200 तक में ये मशीन जो होती है वो मिल जाती है, और ज़्यादा अच्छी लेंगे तो हो सकता है वो मे बी 1500-1700 तक जाए। और एक आपकी स्फैग्नोमैनोमीटर होती है, जो कि एक बेसिक बीपी मशीन होती है जिसे बेसिकली डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अंदर मरकरी का एक कॉलम होता है। मरकरी इसलिए भरी जाती है कि मरकरी इज़ ओनली अ मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Hg से हम लोग इसको वो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर लोग लेते हैं तो सपोज नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, तो उसके आगे लिखते हैं mmHg यानी कि मिलीमीटर, और मरकरी से उसको रिलेट करके लिखते हैं, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं mmHg इसकी यूनिट। तो वो जो स्फैग्नोमैनोमीटर की बात कर रहे थे हम, तो स्फैग्नोमैनोमीटर क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है। उसमें भी क्या होता है, कफ होता है। उस कफ को यहाँ पे हाथ पे लगाने के बाद और फिर हम लोग मैनुअली, जैसे इस फिगर में आप देख लें, मैनुअली क्या करते हैं, जो बल्ब होता है उसे प्रेस करके प्रेशर जनरेट करते हैं। प्रेशर जनरेट करने के बाद फिर यहाँ पे जो हमारी आर्टरीज होती है वहाँ पे हम लोग स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस होता है उसे वहाँ पे रख के, और जो साउंड होता है ब्लड का, यानी कि ऊपर वाले बॉडी से, ऊपर वाले मतलब अपर आर्म से यहाँ तक जाने का जो पहला साउंड होता है उसे हम सुनने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो वो साउंड जब हमको सुनाई देता है, वहाँ से लेकर जब वो साउंड बंद हो जाता है, वही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। जैसे अगर हमको साउंड जो है, फर्स्ट साउंड 130 पे स्टार्ट हुआ, 130 पे स्टार्ट हुआ सुनाई देना, और वो एंड हुआ 70 पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 130/70 हमारा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। यानी कि एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये तो सबको ही पता होगा बेसिकली क्या होता है ब्लड प्रेशर मशीन। नेक्स्ट आता है आपका स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर। तो स्टेथोस्कोप भी क्या होता है, ये भी एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पता ही है, अलग अलग तरह से आता है, अलग अलग क्वालिटीज़ का आता है, महंगा आता है, सस्ता आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे हार्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 24/7 आवर्स जो है हमारा हार्ट जो है वो लगातार बीट करता रहता है, लगातार बीट करता रहेगा। तो जो उसके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उस सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लब एंड डब।
लव एंड डब साउंड इज़ क्रिएटेड इसके इन दिस, मतलब हमारे हार्ट के अंदर क्रिएट होता है। और बेसिकली क्या होता है, वही साउंड कोई डॉक्टर जो होता है वो इसके थ्रू सुनने की कोशिश करता है, और अगर इस साउंड के अंदर थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी लगती है तो यानी कि इसका हार्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और बेसिकली क्या होता है, लंग्स की भी एक्टिविटीज़ डॉक्टर इससे चेक करते हैं। और शुरुआत में एक फ्रेंच फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था RTH। बेसिकली क्या था कि एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था RTH लेनेक। उन्होंने 1980 में इसको एक तरह से डिस्कवर किया था। उन्होंने परफॉर्म किया था वुडन सिलेंडर का इस्तेमाल करके, जिससे वो ट्रांसमिट हो रहा था, जो पेशेंट के चेस्ट से जो साउंड ट्रांसमिट हो रहा था उसे उन्होंने सुनने की कोशिश की थी। और ग्रीक में स्टेथोस मतलब होता है फिजिशियंस ईयर, ये ग्रीक वर्ड है, स्टेथोस्कोप वहीं से आया हुआ है। तो स्टेथोस मतलब होता है क्या, फिजिशियंस ईयर। फिजिशियंस ईयर यानी कि जो भाई फिजिशियन है उसका कान। तो एक ये बेसिक कमोडिटी हो गई। उसके अलावा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आपको पता ही है, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक। और इसके अलावा आजकल कोरोना के वक्त में एक ये इंफ्रारेड वाला भी थर्मल टेम्परेचर लेने वाला एक ये डिवाइस आई हुई है। तो जिसमें से सबसे बेस्ट जो है ये माना जाता है क्लिनिकली थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर मरकरी फिल होती है एज जैसे स्फैग्नोमैनोमीटर के अंदर फिल थी। और ये मरकरी जो होती है, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड होती है, ये मरकरी का कॉलम जो है वो राइज करता है। तो इसको भी लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर देखना थोड़ा टिपिकल होता है, सब लोग नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट डिस्प्ले में आ जाती है, तो ये बहुत आसान होता है। और इसके अंदर भी जो ये इंफ्रारेड का जो ये होता है थर्मल स्कैनर होता है, ये भी आसान होता है। बस इसको सिंपली क्या होती है, इसके अंदर इंफ्रारेड रेज होती है। जब हम किसी पेशेंट के हाथ पे या फिर उसके माथे पर इसे फोकस करके और क्लिक करते हैं तो इंफ्रारेड निकलती है, वो वहाँ से टकरा के वापस डिवाइस के अंदर आती है और रीडिंग दे देती है अपनी। तो ये सारे डिवाइस भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होने चाहिए। कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। बाकी नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट जो डिवाइस है इसको हम लोग कहते हैं FCE टेस्टिंग इक्विपमेंट। अब ये FCE टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली जो पेशेंट जो होता है, ठीक है, कोई पेशेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग पेशेंट के, तो ये FCE टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं फंक्शनल कैपेसिटी इवैल्यूएशन टूल। तो फंक्शनल कैपेसिटी मतलब कि हमारे बॉडी की क्या फंक्शनल कैपेसिटी है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो कैसी कैपेसिटी है, वो क्या प्रोवाइड, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमको क्या है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं, उठा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उठक बैठक कर रहे हैं, स्क्वाट कहते हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, खड़े हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, ज़मीन पर रेंग रहे हैं। तो ये सारी हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है। तो ये जो FCE टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है, ये बेसिकली क्या करता है ना कि ये सारी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करके मतलब कि बताएगा किसी पर्टिकुलर फिजियोथेरेपिस्ट को कि जो पर्सन आपके सामने खड़ा है, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो एकदम बढ़िया से काम कर रही है, उसके अंदर इस तरह की कोई फंक्शनल डिसेबिलिटी जो है वो नहीं है। इसके लिए ये इक्विपमेंट होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये वुडन वाला है और ये जो है ये मेटेलिक है, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है कि भाई जैसे क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं उसका न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, एक होती है पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन में क्या होता है कि आदमी के हाथ पैर जो होते हैं वो एकदम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल वो सही से चल नहीं पाएगा, ठीक है, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो वो सारी कैपेसिटीज़ ऐसा ना हो कि इस तरह की कैपेसिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है आदमी में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ये FCE टेस्टिंग मशीन वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बेसिक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट में। तो फर्स्ट एड मेडिकल सप्लाइज़ के अंदर देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो फर्स्ट एड सप्लाइज़ के अंदर बेसिकली आपको बैंडेड होना चाहिए आपके पास, असॉर्टेड साइड्स यानी कि डिफरेंट साइजेस के। रबिंग अल्कोहल यूज़ किया जा रहा है आजकल, कोरोना के सिनेरियो के अंदर भी रबिंग अल्कोहल बहुत यूज़ किया जा रहा है। एक होता है टंग डिस्पेंसर, डॉक्टर यूज़ करते हैं टंग को डिस्पेंस करके और अंदर की चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए। कॉटन स्वैब्स हो गए, गॉज हो गए, इसके अलावा एथलेटिक टेप, आई स्वैब और AED। तो इसको भी हम थोड़ा एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले आते हैं बैंडेड।
तो बैंडेड्स क्या होते हैं कि जैसे कोई वुंड होता है, जैसे हैंडी ब्लास्ट होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है बैंडेड करके, फ्लेक्सिबल फैब्रिक। तो ये क्या होता है, एक तरह से इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडर्मल पैच होता है, फार्मास्यूटिकल उसमें आता है डोजेस फॉर्म के अंदर। तो कहीं पे जैसे कटिंग हो गई है या फिर जैसे नीज़ वगैरह पे या कहीं पे है, तो उसको हम लोग बैंडेड से क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं बेसिकली। तो कवर करने से क्या होता है कि इसके अंदर एक मेडिकामेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है इसके अंदर। तो वो क्या करता है कि उस वॉन्ड को थोड़ा सा क्लीन करने का काम करता है और वॉन्ड को कंटेमिनेशन भी नहीं होने देगा वहाँ पे, मतलब कि इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उससे चीज़ें जो रहती सही रहती हैं। तो बेसिकली इस तरह का हम लोग बैंडेड वगैरह यूज़ करते हैं। और कुछ होते हैं स्टेराइल गॉज और एडेसिव टेप भी हम लोग, स्किन एडेसिव होता है जो कि बैंड एड लिक्विड बैंडेज के नाम से आता है, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि रबिंग अल्कोहल है, रबिंग अल्कोहल जो होता है ये भी एक तरह से हार्ड सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे दो ब्रांड होगा, एक ये रबिंग अल्कोहल है और दूसरा ये है 70% इसके अंदर प्योर इथेनॉल होता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या होता है यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जिससे पैथोजन वगैरह होते हैं वो किल करते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट वही होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, जो कि अप्रूव्ड होता है। फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये अप्रूवल इसको मिला रहता है। इसको हम लोग अराउंड 70% यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार अलग अलग प्रोडक्ट में इसकी रेंज जो होती है वो वेरी करती है, कहीं कहीं 60%, कहीं कहीं 99% भी होता है। तो 99% वाला जो होता है थोड़ा कॉस्टली मिलता है, बाकी 70% 60% जो है आपको एक रिलायबल प्राइस के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे अपने फिजियोथेरेपी के चैम्बर वगैरह में या फिर तमाम चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी आजकल यूज़ किया जा रहा है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टंग डिस्पेंसर। तो टंग डिस्पेंसर जो होता है इसको हम लोग स्पैचुला भी कहते हैं। तो ये इस तरह से मेटेलिक बेस भी आता है और ये वुडन का भी आता है इस तरह से टंग डिस्पेंसर। ये वुडन है नीचे वाला जो है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, जिससे क्या करते हैं कि टंग को, जैसा आप इस फिगर के अंदर देखेंगे कि ये जो फिजिशियन है वो एक पर्टिकुलर चाइल्ड के टंग को डिस्पेंस कर रही है, मतलब नीचे की तरफ उससे दबाकर, और थ्रोट वगैरह के अंदर जो ग्लॉटिस और फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस वगैरह होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं, कहीं सोर थ्रोट तो नहीं ना हो गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम, मतलब कि अंदर के जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर एसोफेगल ट्रैक जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी एक खास इक्विपमेंट है जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए और उसके पास होना चाहिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब जो होता है इसको अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग कॉटन स्वैब कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम लोग कॉटन बड्स कहते हैं। बेसिकली ऐसे आता है, इस तरह से देखा होगा, मार्केट में इजली अवेलेबल है। इसको लोग कान वगैरह भी साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और अभी जैसे क्या है कि इसको स्वैब लेना है, जैसे कहीं से कोई सैम्पलिंग करनी है, तो सैम्पलिंग के अंदर भी हम लोग कॉटन स्वैब का यूज़ करते हैं और तमाम पर्पस करते हैं। इसमें क्या होती है, बेसिकली एक प्लास्टिक की डंडी होती है या फिर वुडन स्टिक होती है, इसके दोनों एंड पर स्टेराइल कॉटन जो होता है वो रैप होता है। तो इसको डिफरेंट तरह के पर्पस में यूज़ करते हैं, जैसे सैम्पलिंग करना है या माउथ के अंदर कोई सपोज़ आपको टूथ ऐप है, आपके दांत में जो है वो दर्द हो रहा है, तो क्लोव ऑयल को लेकर उसमें डिप करके उससे लगाने का काम करते हैं। या फिर कहीं पे अगर कोई कटिंग हो गई है तो वहाँ पे कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाना है तो उससे यूज़ का मतलब मल्टीपल पर्पस होता है। तो ये भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉटन गॉज। कॉटन का सिल्क का बना हुआ रहता है, क्लॉथिंग के लिए यूज़ किया जाता है और डिफरेंट थिंग के लिए। इसमें क्या होता है, गॉज स्पॉन्जेस होते हैं जो कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह में या फिर वंड वगैरह है उसकी ड्रेसिंग करना है, या कहीं पे बर्न हो गया है या फिर कहीं पे घाव टाइप में हो गया है या कहीं पे पस हो गया है, तो इससे साफ़ करते हैं। साफ़ करके फिर अगर हम लोग बैंडेज करते हैं तो फर्स्ट एड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इस कॉटन गॉज का या फिर स्टेराइल या फिर सिल्क गॉज का हम लोग इस्तेमाल करके किसी जो वुंडेड एरिया होता है वहाँ पे जैसे पोविडीन आयोडीन वगैरह लगाया, उसके अंदर डिप किया और डिप करके वो पर्टिकुलर बर्न वाले एरिया पे या वुंडेड वाले एरिया पे उसे रख कर और उसे अच्छे से कवर कर दिया, उसे फिर उस पर रैप कर दिया। ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एथलेटिक टेप। तो देखा होगा आपने कि जो एथलेटिक्स होते हैं, ख़ास करके जो जिम वगैरह में होते हैं, वो अपने हाथों पर इस तरह से इसको क्या किए रहते हैं, इसे लपेटे रहते हैं अपने हाथों पर, ताकि क्या हो कि जैसे क्या होता है कि ट्रेडिशनल एथलेटिक टेप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे जो मसल्स के और जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं,
ठीक है, उसको क्या करता है, एक पोजीशन प्रोवाइड करता है कि जैसे क्या होता है कि जैसे अभी ऐसे हमारा जो हाथ है वो क्या है, बिल्कुल मूवेबल है, मतलब बिल्कुल फ्री है। तो जैसे सपोज़ हम इसे किक कर रहे हैं या किसी को पंच कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि कहीं पे कोई हड्डी वगैरह, जॉइंट वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे हमको इंजरी हो सकती है। तो इसको क्या होता है ना कि इसको जब टाइटली इसे लपेट लिया जाता है, तो क्या होता है, अगर हम किसी को पंच भी करते हैं तो हमारे हाथ पर ज़्यादा इंजरी जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, जैसे स्प्रेन हो गई है जॉइंट के अंदर, खिंचाव हो गया है, पेन हो रहा है, तो उसके अंदर अगर इसे हम लपेट लेते हैं तो इससे भी हमको आराम मिलता है, मतलब कि इजी फील होता है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बेसिकली एथलेटिक टेप को। नेक्स्ट आता है आपका एस रैप। एस रैप भी आपने देखा होगा, इस तरह का बैंडेड आता है, इसके अंदर ऐसे मतलब कि पिन टाइप में होती है। इससे क्या होता है कि पैर पे या कहीं पे अगर स्ट्रेन हो गया है, जैसे क्या है कि आपके मसल में पेन हो रही है या फिर कहीं पे नस वगैरह तन गई है, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट वगैरह, डाइक्लोफिनैक जेल वगैरह या फिर स्प्रे को करके इसे क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो ये इसको गर्म पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मल इंडियन में टिपिकल इसको गर्म पट्टी कहते हैं, और इसे लपेट कर ये हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, लूज़ करने का काम करता है, लूज़ करता है जॉइंट को बेसिकली, ये जो एस रैप कहा जाता है। अलग अलग साइज़ में, और बेसिकली कलर जो इसका ये रहता है, यही लाइट ब्राउन समथिंग ऑरेंज जैसा कलर होता है, उसमें ये आता है। इसको तमाम जगह पे स्ट्रेन वगैरह के लिए, मसल्स में पेन है तो वहाँ पे क्या है, इसे हम लोग रैप कर देंगे। रैप करने से क्या होता है, पेशेंट को आराम मिलता है। एक ये हो गया। और लास्ट आता है आपका AED, जिसको कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर क्या है, जैसे वो ऑपरेशन थिएटर है, तो उसमें क्या है कि अचानक से पेशेंट की जो है हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई, तो वो क्या करते हैं, मशीन होती है, डिफिब्रिलेटर होती है, उसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रोल करके और उसको शॉक देते हैं चेस्ट पर। तो शॉक देने का ये सेंस रहता है कि जैसे हार्ट जो है, सपोज कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट जो है उसमें इम्पल्स नहीं जनरेट हो रही है, तो भाई हमारे हार्ट के अंदर भी जो SA नोड और AV नोड होती है, वो एज अ पेसमेकर, SA नोड जो होती है एज अ पेसमेकर काम करती है। तो वो क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है हार्ट के अंदर। तो जैसे इम्पल्स किसी वजह से क्या है, अचानक से रुक गया है, तो क्या करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटेड एक पोर्टेबल है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, ये पोर्टेबल है। सपोज किसी पेशेंट के अंदर ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका हार्ट जो है अचानक से रुक गया है, तो हम क्या करते हैं, उसके हार्ट पर, चेस्ट पर इसके इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके और उसके अंदर अलग अलग वोल्टेज के शॉक होते हैं, वो शॉक इसको प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, अक्सर इस कंडीशन के अंदर जो हमारी हार्ट बीट रहती है वो अचानक से फिर से दोबारा से चल जाती है। और बेसिकली क्या होता है, हमारी एरिथमिया की वजह से क्या होती है, जो हमारे हार्ट की बीट होती है, जो एक रेगुलर बीट होती है, लब एंड अप, वो एरिथमिया की वजह से रिदम जो होता है वो बिगड़ जाता है हार्ट का। तो उसको नॉर्मल रिदम में लाने के लिए, या फिर जो अगर क्या है कि जैसे रिदम बिगड़ गया है, तो रिदम से क्या होता है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसको कहते हैं SCA, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट होता है तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो उसमें क्या करते हैं, इसे डिफिब्रिलेटर है, ये पोर्टेबल डिवाइस है, बैटरी से ऑपरेट रहता है। इसे क्या करते हैं, चेस्ट पर लगा के और जो बटन होती है उसे पुश कर देते हैं। पुश करने से क्या होता है, ये अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है पेशेंट को, और इसे हार्ट के ऊपर, मतलब चेस्ट पे बेसिकली इसे प्लेस करके और फिर क्या करते हैं, इसे ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक हमको शॉक मिलता है और उससे हार्ट जो रहता है वो चांसेस रहता है कि हार्ट जो है वो दोबारा से काम कर जाए। तो ये बेसिक कुछ डिवाइसेस थी जो हमने देखा, ये सारी चीज़ें कि जो एक पर्टिकुलर एक फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस की, और ये सारे मेज़रमेंट, टेप मेज़रमेंट हो गया, गोनियोमीटर से स्टार्ट की थी, ये सारे पर्टिकुलर डिवाइसेस। और बाकी ये ऑफिस इक्विपमेंट्स जो कि हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के अंदर, या फिर जो अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरेपी का कोई अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कमोडिटीज़ हो गई, मॉडलिटीज़ हो गई, जो हम लोग यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। बाकी इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर एक्सट्रीम इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक। तो stay tuned for the next video, and in next video we'll discuss some more extreme commodities, some more very highly complicated instrument जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर या फिर ऑर्थोपेडिक के हॉस्पिटल वगैरह में। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू।